नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्रिय यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा क्लास नंबर 7 बायोलॉजी का हम करने वाले हैं। इसमें भी 30 क्वेश्चन करेंगे। डेली आपको ये क्लास मिल रही है और आपको पसंद भी आ रही है। आप लोगों से थोड़ा सा निवेदन है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बाबू सब्सक्राइब कर लो, ठीक। और आप लोग शेयर नहीं करते तो एक बच्चा अगर जो पसंद आ रहा है क्लास को तो 5 लोगों को शेयर तो कर ही सकता है ना। हाँ ठीक है, शेयर कर सकता है, ठीक है। चलो शेयर कर देना जो भी ग्रुप है आपके पास, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, ठीक है। और सेट नंबर 7 है, ये सेट चलता रहेगा भी लगातार। फिजिक्स रुका हुआ है, आप कहोगे सर जी फिजिक्स नहीं ला रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा सा एक नया प्लान चेंज हुआ है, वो फिजिक्स की क्लास कंटिन्यू तो होगी, लेकिन एक चेंज और हुआ है। आपकी एक बुक है खान सर की बुक है, ठीक है, फिजिक्स की मेरे पास मिली है, तो वो मैं कंप्लीट कराने की सोच रहा हूं। तो उस पर आपका क्या डिसीजन है? अगर जो आपका हो तो कल से मैं डेली एक वीडियो देना शुरू कर दूंगा, ठीक है। एमसीक्यू टाइप में है, मैं कोशिश करूंगा 25-30 वीडियो में आपके पूरे जो क्वेश्चन है उसके मैं कंप्लीट करा दूं, ठीक। आपके जो ग्रुप डी एनटीपीसी दोनों परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो। चलिए शुरू करें। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, ठीक, और क्लास को लाइक भी कर दिया करो, ठीक है। चलिए 8 दिसंबर से कुछ नए बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं अनअकैडमी के ऐप पर, जिनको आप एनरोल कर सकते हो, जिसमें टीम ऑल स्टार्स बैच है सीजीएल सीएचएसएल के लिए। इसके अलावा सफलता बैच है सीजीएल सीएचएसएल के लिए, 8 दिसंबर से ये भी स्टार्ट हो रहा है। लक्ष्य बैच की बात करें सीपीयू एग्जाम के लिए 8 दिसंबर से, सीटी एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र बैच है, और कंप्लीट बैच है जीएस के लिए। अगर जो आपने प्लस लिया तो इस बैच को आप कंप्लीट कंपलसरी एनरोल करना, बहुत बेहतरीन बैच है। इसके अलावा अगर जो आपने अनअकैडमी के आस्क के डाउट फीचर को यूज नहीं किया तो बहुत बेहतरीन है, इसको भी यूज करो। आप यहाँ पे कोई भी डाउट जीके, मैथ, रीजनिंग के क्लियर कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा ऐप पे बहुत सारे फ्री टेस्ट भी अवेलेबल करा दिए गए हैं, इनको आप दे सकते हो अलग अलग एग्जाम्स के लिए। और ये वाला मैं बात कर रहा था भाई, रेलवे की तैयारी कर रहे हो ना बाबू, रेलवे की तैयारी कर रहे हो ना, तो रीजनिंग कितने नंबर का आता है? 30 नंबर का आता है। तो आपसे हम चाहेंगे सभी बच्चे एसएससी कॉम्बैक्ट रीजनिंग मैराथन, ये कब होगा? संडे को होगा, लेकिन आपको एनरोल अभी कर लेना है। इसके लिए आपको पैसे नहीं देने, फ्री में। डिस्क्रिप्शन में जाओगे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, उसमें जाना है, एनरोल कर लेना है। अगर जो आपसे कोड मांगेगा तो ये वाला कोड डाल देना, आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा गुरु टिप्स, ये वाला, ठीक। आपको डालना है GURUTIPS, जिससे आपको फ्री में एनरोल हो जाएगा। और संडे को आपको यहाँ पे टेस्ट को देना है 5 तारीख को 12 बजे 40 मिनट में 30 क्वेश्चन। अगर जो आप अच्छा करते हो तो यहाँ पे स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो। रीजनिंग का ही टेस्ट है भाई, रीजनिंग तो पढ़ ही रहे हो, और अच्छा परफॉर्मेंस कर लिया तो 100% स्कॉलरशिप, यानी कि अनअकैडमी का एसएससी का सब्सक्रिप्शन जीत जाओगे। नहीं तो स्कॉलरशिप तो मिलेगा, दोनों लैंग्वेज भी दे सकते हो। जल्दी जाओ एनरोल करो, ठीक। और अनअकैडमी के ऐप पर मुझे फॉलो भी कर लेना, ठीक है, एनरोल करोगे। इसके अलावा 10% डिस्काउंट मिलेगा किसी भी कोर्सेज पर गुरु टिप्स कोड यूज करते हो तो, ठीक। चलिए बात करें, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। इन्फ्लुएंजा रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? इन्फ्लुएंजा रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा इन्फ्लुएंजा की बात हो रही है, तो इन्फ्लुएंजा इसे फ्लू भी बोलते हैं। इस इन्फ्लुएंजा को माफ कीजिए, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं। इन्फ्लुएंजा को हम क्या बोलते हैं? इसको फ्लू भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा ये वायरस या विषाणु के कारण होने वाला रोग है। एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा संक्रामक रोग है। किस प्रकार का? संक्रामक रोग है। किससे होता है? वायरस या विषाणु से होता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। त्वचा का रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? त्वचा का रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? इसका आंसर क्या होगा? त्वचा का रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? त्वचा याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आता है, मानव शरीर का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सबसे बड़ा भाग, तो याद रखिएगा मानव शरीर का सबसे बड़ा भाग पूछे तो आपका त्वचा होता है, आपकी स्किन होती है, ठीक। और त्वचा के कौन से त्वचा पे जो रोग होते हैं किसके कारण होता है भाई? त्वचा के रोग प्रोटोजोआ के कारण भी हो सकते हैं। अगर जो बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया के कारण भी हो सकते हैं, वायरस के कारण भी हो सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सभी, इसका हो जाएगा सभी त्वचा रोग के कारण है। कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 3। भोजन को नली से होते हुए धकेलने के लिए नाल मांसपेशियों के स्तर के लयबद्ध संकुचन को क्या कहते हैं? देखो बाबू, एक चीज थोड़ा सा दिक्कत हो रही है कि इंग्लिश हिंदी का प्रॉब्लम हो रहा है,
अब से मैं जितने भी पीपीटी बनवा रहा हूं, ठीक है, ये तो 15 सेट मैंने बनवा लिए। देखो मैं मेरे साथ क्या होता ना, अगर जो पहले से सेट नहीं बनाया ना तो मेरे अंदर लेजीनेस आ जाता, तो मैं बना नहीं। इसीलिए मैं क्लास अब तभी शुरू करता हूँ, चीज़ों को तभी शुरू करता हूँ जब मैं कम से कम 15-20 सेट कर लेता हूँ। तो इसलिए मैंने 15 सेट इसका बनवा लिया है, तो इसमें इंग्लिश हो नहीं सकता, ठीक है। लेकिन आगे से 15 क्लास के बाद से जो भी क्लास होगी, फिजिक्स की भी जो भी क्लास होगी, वो बोथ लैंग्वेज में होगी। इसलिए इंग्लिश वाले घबराना मत, ठीक है। सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। कौन बोलता है बाबू? प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं ना। आज तो कांड हो गया सर्बिया की एम्बेसी पे जो ट्विटर आईडी है उसको हैक करके एक वीडियो अपलोड कर दिया गया। चलिए हम बात करें। वैसे ओमिक्रॉन वायरस को लेके भी थोड़ा सा मतलब सावधान रहने की जरूरत है आप लोगों को, उसको भी देखते रहिएगा। भोजन को नली से होते हुए धकेलने के लिए नाल की मांसपेशियों के स्तर के लयबद्ध संकुचन। भाई भोजन करते हो तो नली से होते हुए नीचे आता है ना, तो धीरे धीरे संकुचन होते हुए नीचे आता है ना, तो इसको बोलते क्या है? इसको बोलते क्रमाकुंचन। ऑप्शन नंबर ए, क्रमाकुंचन बोलते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर बात करें 4 है आपका, जैव उत्प्रेरक का उपयोग जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करने के लिए करते हैं। इन जैव उत्प्रेरकों को क्या कहा जाता है? जैव उत्प्रेरकों को उपयोग जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करने के लिए करते हैं। इन जैव उत्प्रेरकों को क्या कहा जाता है? इनको क्या कहा जाता है बाबू? एंजाइम्स कहा जाता है। एंजाइम को कभी कभी जैव उत्प्रेरक भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा, ठीक है। चले आगे चले। और ये काम क्या करते हैं? ये पोषक एंजाइम जो होते हैं वो जटिल भोज्य पदार्थों को टूटने में मदद करते हैं। 5 की बात करें, साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्टप्राय पशु कौन सा है? साइलेंट वैली को बोलते हैं हिंदी में शांत घाटी, ठीक है। तो ये है कहां पे स्थित? केरला में है। केरला हम तो कहेंगे धरती का स्वर्ग, हालांकि मैं कभी गया नहीं लेकिन जाऊंगा जरूर घूमने केरला, ठीक है। शांत घाटी एक प्रकार की राष्ट्रीय उद्यान है वहां का, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें दुर्लभ और नष्टप्राय पशु कौन सा है, तो यहाँ पे याद रखिएगा मैकाक्यू, शेर की पूंछ जैसा। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था एसएससी के एग्जाम में, तो इसलिए मैंने एग्जाम इसमें डाल दिया, ठीक है। मैकाक्यू बंदर होता है, शेर की पूंछ जैसा होता है, और ये दुर्लभ और नष्टप्राय पशु है, ठीक है। और आईयूसीएन ने इसे रेड लिस्ट में डाल दिया, ठीक है, रेड लिस्ट में डाल दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। वानस्पतिक प्रजनन द्वारा एक ही पौधे से प्राप्त संपूर्ण संतति को क्या कहा जाता है? वानस्पतिक प्रजनन द्वारा एक ही पौधे से प्राप्त संपूर्ण संतति को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? क्लोन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्लोन क्रम बोला जाता है। 7 की बात करें, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां है? या बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां है? बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां है? बताइए, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां है? तो बोटेनिकल सर्वे ऑफ मुख्यालय आपको लखनऊ में देखने को मिल जाएगा, यूपी की राजधानी। केंद्रीय औषधि संस्थान कहां है? लखनऊ में। केंद्रीय विश्व संस्थान कहां है? आपका लखनऊ में है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, घोड़े और गधे से पैदा जानवर की संकर जाति को क्या कहा जाता है? घोड़े और गधे का जब मेल कराया जाता तो जो जानवर पैदा होता है उस संकर जाति को, उसको क्या कहा जाता है? उसको बोला जाता है अंतरा स्पेसीज संकरण। इसको बोलते हैं इंटर स्पेसीज हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और इसमें जो जानवर पैदा होता है उसे खच्चर बोलते हैं, खच्चर आपने देखा होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 9, टीनिया सोलियम या फीता कृमि परजीवी के रूप में रहता है। टीनिया सोलियम फीता कृमि किसमें परजीवी के रूप में रहता है? तो याद रखिएगा ये आदमी या औरत के आंत में परजीवी के रूप में रहता है। ऑप्शन नंबर इसका, यार यहाँ पे ये तो एक तो अजीब सा है, ऑप्शन नंबर सी लगाओगे, आंत में। चलो ऑप्शन नंबर सी लगा देते हैं, वैसे ऑप्शन नंबर सी डी एक ही जैसा। 10 की बात करें, निम्नलिखित में से एक उत्पादक एक शाकाहारी और एक मांसाहारी को दर्शाने वाली उपर्युक्त आहार श्रृंखला कौन सी है? ठीक है, पहले आपको एक उत्पादक दर्शाना है, फिर शाकाहारी और फिर एक मांसाहारी। भाई हाथी मांसाहारी नहीं, हाथी शाकाहारी है, बाघ मांसाहारी है, तो तीसरे नंबर पे बाघ रहेगा, ठीक। उसके बाद इसमें शाकाहारी कौन है? खरगोश तो शाकाहारी है, खरगोश शाकाहारी, ये भी सही है, ठीक। और यहाँ पे तो बन गया भाई, बाघ को खरगोश खाएगा, खरगोश को बाघ खाएगा, पादप, ये पादप मतलब ये है उत्पादक, ये है आपका शाकाहारी और ये है आपका बाघ, ये मतलब एक साइकिल है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, औद्योगिक बहिस्राव द्वारा
किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन अपतृण या खरपतवार का उपयोग किया जाता है? औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अपतृण या खरपतवार का उपयोग किया जाता है? ध्यान रखिएगा, इसमें आपका पार्थेनियम और हाथी घास, ठीक है, अपतृण, इन दोनों को खरपतवार बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, दोनों का उपयोग करते हैं। ठीक, 12 की बात करें, निम्नलिखित में से जैव उर्वरक चुनिए। निम्नलिखित में से जैव उर्वरक चुनिए, इसका आंसर क्या होगा? तो जैव उर्वरक की बात करें, वातावरण में पाई जाने वाली नाइट्रोजन एवं भूमि से पाए जाने वाले फास्फोरस को पौधे तक पहुंचाकर कृषि को संवर्धित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो जैव उर्वरक काम क्या करती है? वातावरण में पाए जाने वाले नाइट्रोजन एवं भूमि में पाए जाने वाले फास्फोरस को पौधे तक पहुंचाकर कृषि को संवर्धित करने का कार्य करती है। अब जैव उर्वरक के उदाहरण की बात करें तो जो नील हरित शैवाल होती है, ठीक है, एक प्रकार के जैव उत्प्रेरक होती है, राइजोबियम हो गया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया होगा, एजोला हो गया, ये सारे इसके अंतर्गत आती है। तो ठीक है, यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? शैवाल और नील हरित शैवाल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 13 की बात करें, बहुत पकाना और खाद्य तेलों को बार बार प्रयोग क्यों अत्यधिक अवांछनीय है? इसका आंसर क्या होगा? खाने को बहुत पकाना, बताइए इसका आंसर क्या होगा? बहुत पकाना और खाद्य तेलों को बार बार प्रयोग अधिक अवांछनीय क्यों है? देखो भाई, किसी चीज को बहुत पकाओगे तो भी नुकसान होगा और तेल का बार बार प्रयोग करोगे तो भी नुकसान होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? कार्सिनोजेक पदार्थ बन जाता है। ठीक है, तेल को पकाओगे बार बार, मतलब होता है ना, जैसे दुकानों पे बात करें, ये तेल है, तेल कढ़ाई में डाल दिया भाई, अब पूरा कढ़ाई तेल भर दिया, सुबह इसमें जलेबी छान लिया, ठीक है, उसमें दोपहर में समोसा छान लिया, शाम होते होते उसी तेल में पकौड़ी छान लिया, फिर वो तेल बच गया, फिर उसको रख दिया, फिर अगले दिन गर्म किया, फिर जलेबी छान रहा, मतलब 2-3 दिन उस तेल का उपयोग कर रहा है। तो जो तेल को बार बार जब पकाओगे ना बाबू, तो उसमें कार्सिनोजक पदार्थ जैसे बेंजीपायरिन पैदा हो जाते हैं और जो बहुत ही अधिक नुकसान करते हैं। देखा है, इससे कैंसर तक हो सकता है, कैंसर। ठीक है, तो ध्यान रखना बाबू, ध्यान रखना। ठीक, ताजी चीजों को खाना। 14 की बात करें, नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है? नाभिकीय विकिरण, रेडिएशन की बात हो रही है, तो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव की बात करें आंखों पर होता है, आंखों पर। ठीक है, और त्वचा पर भी पड़ता है, लेकिन आंखों पर सबसे ज्यादा पड़ता है और इससे त्वचा कैंसर होने का भी खतरा रहता है, याद रखना। 15 की बात करें, आहार श्रृंखला में पादप द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है केवल कितना? आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है केवल कितना होती है? केवल 1 से 5%, केवल 1 से 5%। ठीक है, पानी नहीं है भाई, पानी खत्म हो गया मेरा, चलिए। केवल आंशिक भाग हुई अवशोषित होती है 1 से 5%, तो 1% लगा दें, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दिक्कत नहीं है। 16 की बात करें, पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं ब्रेलिंग। ब्रेलिंग यानी कि ऑप्शन नंबर है, ब्रेलिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करें 17, ईख गन्ना के पौधे प्रायः कायिक प्रवर्धन द्वारा संवर्धित करने का कारण है, क्यों? क्योंकि इसमें बीज नहीं होता, क्योंकि बीज पैदा नहीं होता, ऑप्शन नंबर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, प्राकृतिक जैव उर्वरक रासायनिक उर्वरक से अधिक अच्छे पाए जाने का कारण क्या है? प्राकृतिक जैव उर्वरक रासायनिक उर्वरक से अधिक अच्छे पाए जाने का कारण क्या है? क्योंकि जैव उर्वरक भूमि की उत्पादकता को बनाए रखता है। ठीक है, जैव उर्वरक जो होता है वो भूमि की उत्पादकता को बनाए रखता है। रासायनिक उर्वरक प्रयोग करोगे बार बार तो आपकी भूमि की भी खराब हो जाएगी, उत्पादकता कम होगी, इसलिए जैव उर्वरक ही ज्यादातर प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जैविक खेती बोलते हैं ना, आपने जैविक खेती सुना होगा। एक क्वेश्चन याद रखना, आज मैंने कराया है, कहाँ कराया भाई? करंट अफेयर्स में कराया। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में कराया आज मैंने क्वेश्चन, अनअकैडमी की स्पेशल क्लास में 11 बजे। तो ये क्वेश्चन है कि जैविक खेती पूर्णतः कंप्लीट जैविक खेती करने वाला यूनाइटेड टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित राज्य कौन सा बना? तो याद रखिएगा,
ये आपका लक्षद्वीप, पूर्णतः पूरी तरीके से जैविक खेती लक्षद्वीप। और पहले से अगर जो बात करें, ये तो यूनाइटेड टेरिटरी की बात हो गई। राज्य कौन सा है अगर जो बात करें तो सिक्किम पहले से ही है, सिक्किम पहला है, पूरी तरीके से जैविक खेती पर डिपेंड है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बहुत सारी जो बीमारियां हो रही है ना आजकल बाबू, पता नहीं चल रहा ये कैसे हो रहा है। बस शराब भी नहीं पीते हैं, लीवर खराब हो गया उसका, ये भी नहीं हो रहा है, मतलब चीजें आ रही है ना निकल के। तो ये सब रासायनिक चीजें जो हम खा रहे हैं ना, खानों के, वो होता है, ठीक है, असर करती है। ये मतलब स्लो पॉइजन कह सकते हैं, स्लो पॉइजन, ठीक है। जो हम लोग आजकल तेल की बात करें, तेल के तौर पे हम क्या खा रहे हैं, पहले 65 रुपया लीटर मिलता था पॉम ऑयल खाते थे ना, पॉम ऑयल रिफाइंड बोलते हैं जिसको, ठीक है, बेस्ट चॉइस नाम से आता है। तो 65 रुपया लीटर मिलता था, 170-80 रुपया लीटर मिल रहा है। लेकिन वो भी एक तरीके का स्लो पॉइजन, इतना नुकसान करता है बाबू, ठीक है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है, ठीक है भाई। हम कार्बन डाइऑक्साइड जो भी गैसें वायुमंडल में है, नाइट्रोजन 78%, ठीक, ऑक्सीजन 21%, और जो भी गैसें हम पूरा ले लेते हैं, ठीक, हम पूरा लेते हैं सांस के द्वारा। लेकिन हम यूज कितना करते हैं, ऑक्सीजन हम 21% लेते हैं, लेकिन हम 17% निकाल देते हैं, हम सिर्फ 4% ही यूज करते हैं, ठीक। और कार्बन डाइऑक्साइड याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, नाइट्रोजन की बात नहीं हो रही। नाइट्रोजन 78 लेते हैं, 78 पूरा निकाल देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें हम 0.09% जो भी है, ठीक है, वो हम लेते हैं, लेकिन निकालते कितना है, लेते तो हम इतना है, कम है, लेकिन निकालते हैं, जो रिलीज करते हैं वो 4% रिलीज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखना, ठीक है। तो याद रखना, सांस द्वारा प्रतिदिन 400 ml आप पानी भी निकाल देते हो, ये आपको नहीं पता है, लेकिन आप निकाल देते हो, ठीक है, सांस द्वारा ये। चले क्वेश्चन नंबर बात करें हमारा नेक्स्ट 20। नानाई की भट्टी क्या है, नानाई की भट्टी में डबल रोटी बनाते समय खामीर या विष्ट मिलाने का कारण क्या है। विष्ट क्यों मिलाते हैं, खामीर क्यों मिलाते हैं, क्योंकि नरम व स्पंजी बनाने के लिए, नरम बनाने के लिए यहाँ पे डबल रोटी में क्या मिलाते हैं, खामीर मिलाते हैं या वेस्ट मिलाते हैं। किसकी बात करें, कॉकरोच में जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग क्या होता है, क्योंकि उसका श्वसन अंग ट्रैकिया में होता है या वातक में होता है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक। और पृथ्वी पर जितने कीट हैं लगभग वो ट्रैकिया द्वारा ही श्वसन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, वातक। 22 की बात करें, एटीपी क्या है, एटीपी का फुल फॉर्म मैंने बताया था भाई, एटीपी एडिनो पूछा गया क्वेश्चन, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, और एडीपी क्या होता है, एडिनोसिन डाइफास्फेट, ठीक है। तो दोनों याद रखना। एटीपी क्या होता है, एक उच्च ऊर्जा सहित फास्फेट बंध का एक अणु होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 23 की बात करें, मानव के रक्त की पीएच वैल्यू, पीएच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, तो 7.4 ब्लड की होती है, ठीक है, 7.4 होती है ब्लड की पीएच वैल्यू, यानी कि 7.4 मतलब कम क्षारीय होगा, ठीक है, 7 से अधिक यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो रक्त की पीएच वैल्यू होती है 7.4, याद रखना। चलिए क्वेश्चन में बात करें 24। ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणों की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि क्या होता है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, लाइफ कितना होता है, 120 डेज, याद रखना। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में हिम नामक रंजक होता है जिसके कारण खून का रंग लाल होता है। इसमें आयरन नामक धातु पाई जाती है, ठीक, क्योंकि बात करें यहाँ पे आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि वहां ऑक्सीजन कम होता है, ऑक्सीजन कम होने के कारण, ठीक है। और चलिए, रेड ब्लड करप्शन इसका पूरा नाम है। 25 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी किरणें आंखों से नहीं देखी जा सकती, कौन सी किरणें आंखों से, भाई पराबैंगनी किरणें, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, गामा रेज, अवरक्त किरणें, किसी इंफ्रारेड बोलते हैं जिसको, किसी को भी नहीं देख सकते। ऑप्शन नंबर डी। 26 की बात करें, आंखों का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर डिपेंड करता, तो आंखों का रंग की बात करें, सलाका कोशिकाओं में उपस्थित वर्णक के कारण आंख का रंग निर्भर करता, तो सलाका यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर बात करें हमारा, अंधेरे में देखने की आंख की क्षमता एक बैंगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होती है जिसका नाम क्या है, अंधेरे में देखने की आंख की क्षमता एक बैंगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होती है जिसका नाम क्या है, इसका नाम होता है रोडोप्सिन यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 28 की बात करें, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया, इसका आंसर क्या होगा, तो ये किया था फ्रेडरिक मिक्सचर ने।
फ्रेडरिक मेस्चर ने ऑप्शन नंबर ए। 29 की बात करें, ऐसी महिला जो दूसरों के लिए बच्चा पैदा करने हेतु अपना गर्भाशय किराए पर देती है, क्या कहलाती है? बाबू आपको याद होगा, शाहरुख खान का एक लड़का है, शाहरुख खान का एक लड़का है, क्या नाम है उसका? आर्यन नहीं, वो क्या नाम है, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, तो जो भी नाम हो, ठीक है, वो एक प्रकार से उनकी नौकरानी थी, उनके गर्भ में हुआ था, मतलब ठीक है, माँ ये है, बाप ये है, लेकिन बच्चा यहाँ पे पल रहा है किसी और के गर्भ में, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सैरोगेट मदर। सैरोगेट मदर, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सैरोगेट मदर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये सब साइंस है, साइंस जितना तेजी से आगे बढ़ रहा है, ठीक है, आपने इसका नाम सुना होगा आईवीएफ का, ठीक है, तो ये भी तकनीक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, इसका पूरा नाम याद रखिएगा, याद रखिएगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, तो इसमें भी बहुत सारे टेक्निक यूज किए जाते हैं। चलिए, अब तो साइंस बहुत आगे चला चुका है, चल चुका है। 30 की बात करें, सामान्यतः निषेचन होता है ग्रीवा में, आच्छादन योनि में, डिंबवाहिनी नली में या गर्भाशय में। तो ये निषेचन की बात करें, ये होता है डिंबवाहिनी नली में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इसे बोलते हैं इंग्लिश में फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ठीक, फेलोपियन ट्यूब। जो भी इंग्लिश चीजें मुझे आती हैं मैं बता रहे, तो वैसे मैं हिंदी मीडियम का छात्र हूँ, यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ। चलिए, ये तो क्लास खत्म हो गई, लेकिन रुकिए जाना मत, कुछ क्वेश्चन इनको कर लेते हैं बाबू। 2005 30 तारीख पहला महीना 2005 आरआरबी रांची के एग्जाम में पूछा गया कुछ प्रश्न, इनको कर लेते हैं। फलों का अध्ययन किसके अंदर करते हैं? पोमोलॉजी। हवा में ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं? ये लंबवत होती हैं, ठीक। समीकरण में दर्शाता है प्रकाश की गति, समीकरण में दर्शाता है प्रकाश की गति। भाई ई समीकरण कौन सा है? ई बराबर mc² होगा, जहां पे यहाँ पे सी किसकी बात हुई? समीकरण दिया है? नहीं, समीकरण नहीं दिया, ई बराबर mc² ही होगा ना। चलो, विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग कौन सी होता है? तो विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है, ठीक। सर्वप्रथम जीवाणु का पता, भाई ल्यूवेनहॉक ने कई बार पूछा गया। बादल किस मंडल में अवतरित होते हैं? क्षोभ मंडल में। जो भी मौसमी संबंधी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं, ठीक। उसके ऊपर आपका समताप मंडल, जिसमें एरोप्लेन, जेट, वायुयान उड़ते हैं, वहां पे मौसम साफ रहता है, ठीक। प्राप्त करता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर है एबी, सॉरी यूनिवर्सल एक्सेप्टर है एबी, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप सबसे चाहेंगे आप सभी लोग इसको मुझे फॉलो कर लेना अनअकैडमी पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा एसएससी कॉम्बैट टीचिंग मैराथन आप सभी लोग जरूर देना, ठीक है। गुरु टिप्स कोड यूज करके अभी एनरोल कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया। 5 तारीख को आपको टेस्ट देना है, 5 तारीख को, यानी कि कल नहीं परसों संडे को, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।